हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि किशोर एकेडमी। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम भौगोलिक विभाजन, कैम्ब्रियन युग, विंध्य की शैलें, जीवाश्म, प्लीस्टोसीन युग, निक्षेपण, भांवर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, खांदर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी और प्री कैम्ब्रियन काल, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले उत्तर प्रदेश के 4 भौतिक क्षेत्र थे, परंतु उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के उत्तर का पर्वतीय भाग उत्तराखंड में चला गया। इसे मैप पे समझो। देखो, ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये पहले का उत्तर प्रदेश है। और पहले क्या था? पहले उत्तराखंड इसी का पार्ट था उत्तर प्रदेश का, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। तो अब हुआ क्या कि कुछ समय बाद ये उत्तराखंड अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये पर्वतीय भाग जो है वो इसी में चला गया। पहले 4 भौतिक क्षेत्र थे, परंतु अब 3 रह गए हैं। एक इधर चला गया उत्तराखंड में। सिंपल। अब आगे समझिए। देखो भाई, तो अब कितने क्षेत्र रह गए हैं? 3 भौतिक क्षेत्र रह गए हैं। और कौन कौन से हैं? फर्स्ट है उत्तर में भाबर एवं चराई क्षेत्र, सेकंड है मैदानी क्षेत्र और थर्ड है दक्षिण में पठारी क्षेत्र। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भौतिक क्षेत्र कितने हैं, तो 3। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, अब इसके आगे समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैप पे समझो। देखो, पहला तो ये हो गया भाबर और तराई, दूसरा हो गया मैदानी क्षेत्र और तीसरा हो गया पठारी क्षेत्र। इनके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। चलिए समझिए। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये भौगोलिक विभाजन मतलब होता क्या है। देखो, किसी क्षेत्र का जो भौगोलिक आकृति होती है, जैसे पर्वत, पठार और मैदान आदि के आधार पर विभाजित करना ही भौगोलिक विभाजन होता है। ठीक है, इतना समझे। जैसे कि ये आप इस चित्र में देख सकते हो, ये पर्वत है, पठार है, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर रखा है ना। ये मैदान वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, और ये पहाड़ी क्षेत्र हो गया। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया हुआ। ठीक है, अब ये भौगोलिक विभाजन हो गया, आप समझ गए। जो भूभाग का विभाजन किया गया है, ये भौगोलिक विभाजन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी भाग है वो कब निर्मित हुआ था? तो वो हुआ था कैम्ब्रियन युग में। ठीक, कैम्ब्रियन युग में निर्मित हुआ था। अब समझो, ये ऐसा पठार कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। अब कैम्ब्रियन काल क्या है? ये आज से 57 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया था। अर्थात कल्प जो ये काल है, ये 6.5 करोड़ वर्ष तक था। इस काल में पृथ्वी के ऊपर छिछले सागरों का विस्तार होता रहा था। ठीक है, अब देखो ये आगे नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग किससे निर्मित है? तो ये विंध्य क्रम की शैलों से निर्मित है, ये विंध्य चट्टानों से। तो दक्षिणी पठारी भाग की बात हो रही है। आप यहाँ पे समझ रहे हो ना, दक्षिणी पठारी भाग कौन सा भाग है? ये है दक्षिणी पठारी भाग, ये वाला पठारी क्षेत्र। ठीक, और अब आगे समझ लेते हैं इसमें। देखो भाई, विंध्य क्रम की शैलों में क्या क्या पाया जाता है? तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और डोलामाइट, ये सब पाया जाता है। अब देखो भाई, क्या विंध्य क्रम की शैलों में जीवाश्म अवशेष भी पाए जाते हैं? नहीं, जीवाश्म अवशेषों का जो हुआ है अभाव होता है वो। अब जीवाश्म अवशेष नहीं पाए जाते हैं। ठीक, अब आप ये कहोगे ये जीवाश्म जो हैं वो अवशेष होते क्या हैं वो? तो समझो, जानवरों के अवशेषों जिनके शरीर प्राचीन समुद्रों, झीलों और नदियों के नीचे रेत मिट्टी जैसे तलछट में दबे हुए थे, पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। तो जो ये विंध्य क्रम की शैलें हैं ना, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, यूपी के उत्तर में कौन सी श्रेणी है? तो उत्तर में शिवालिक श्रेणी, जो मैंने आपको बताया था वो उत्तराखंड में चली गई हैं। वो शिवालिक श्रेणी उत्तरी साइड में, और दक्षिणी साइड में विंध्य श्रेणियाँ हैं। ठीक है, यूपी के उत्तर में शिवालिक श्रेणी और दक्षिण में विंध्य क्रम की श्रेणी के मध्य कौन सा मैदान है? तो वो है गंगा यमुना का मैदान। अब इसके मैप में देख लो एक बार, इस मैदान की बात हो रही है। ये मैदान, ये गंगा यमुना का मैदान है। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं कि गंगा यमुना का मैदान किस युग से अब तक बना है? तो ये प्लीस्टोसीन युग से अब तक बना हुआ है। ये प्लीस्टोसीन युग है क्या है? ये 2.58 मिलियन से 11,700 वर्ष पूर्व
जो पृथ्वी पर बार बार होने वाली हिमनदों की नवीनतम अधिक अवधि तक फैला हुआ है। तो ये प्लीस्टोसीन युग के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद समझते हैं कि गंगा यमुना का जो मैदान है एक किसके निक्षेप के परिणाम स्वरूप बना हुआ है। तो ये अवसादों के। देखो, भूगोल में निक्षेपण का अर्थ क्या है। यहाँ पर निक्षेप की बात हुई है, किसके निक्षेप। तो निक्षेप का अर्थ क्या है। निक्षेप का अर्थ है जमाव, हवा, बहते पानी, समुद्र या बर्फ द्वारा लाए गए तलछट का जमाव। समझ रहे हो। अब देखो, तलछट को कंकड़, रेत और मिट्टी या पानी में घुले नमक के रूप में लाया जा सकता है। अब इसके बाद समझते हैं भावर क्षेत्र। अब देखो, ये भावर क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो ये सहारनपुर से और ये पश्चिम की बात हो रही है। पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ है और पूर्व में कहाँ तक फैला हुआ है। तो पूर्व में कुशीनगर तक फैला हुआ है। तो मैप में देख लेते हैं। देखो भाई, ये पूर्व हो गया, तो पूर्व में कुशीनगर और यहाँ पर सहारनपुर। ये पट्टी सी होती है ना यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये आपने मैप ने देख लिया है और आपने समझ लिया कि पश्चिम में सहारनपुर और पूर्व में कुशीनगर। ठीक, मैप में भी देख लिया आपने। अब इसके बाद समझते हैं, क्या समझते हैं, यूपी के उत्तर में भावर क्षेत्र। अब देखो, पश्चिम में सहारनपुर से पूर्व में कुशीनगर तक फैली एक पतली सी पट्टी भावर एवं तराई क्षेत्र कहलाती है। भावर क्षेत्र उत्तर में है जबकि तराई क्षेत्र उससे ठीक दक्षिण में है। यहाँ पे मैप में भी देख लो आप, ये तराई क्षेत्र है और ये भावर क्षेत्र है। तो भावर क्षेत्र कहाँ, किस साइड में है, दक्षिण साइड में है। सॉरी, तराई क्षेत्र किस साइड में है, दक्षिण साइड में है। किसके दक्षिण साइड में है, भावर क्षेत्र के। और भावर क्षेत्र पूर्व में है, तराई के पूर्व में है। तो ये सटे हुए हैं आपस में। और आपने ये भी समझ लिया कि ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। ठीक है ना। अब देखो, भावर क्षेत्र के उत्तर दिशा में क्या है। तो उत्तर दिशा में क्या है, शिवालय। जो हमने बताया ही था आपको कि उत्तराखंड जो अब नहीं है तो वो ही है उत्तर साइड में शिवालिक हिमालय। भावर क्षेत्र का निर्माण, इसका निर्माण कंकड़ पत्थर और चट्टानों से हुआ है। ठीक। अब देखो भाई, इसके बाद भावर क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में है। तो ये है 5 जिलों। कौन कौन से हैं, बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, ये जिले हैं। देखो, इस क्षेत्र में नदियों का जल चट्टानों के मध्य प्रवाहित होता है। इस कारण से नदियाँ विलुप्त सी प्रतीत होती हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नदियाँ मतलब है नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे नदियाँ है नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो चट्टान है उनके नीचे से पानी होकर चला जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि नदियाँ नहीं है, पर नदियाँ तो हैं, विलुप्त सी प्रतीत होती हैं। क्या भावर क्षेत्र की भूमि कृषि के लिए उपजाऊ है। तो नहीं है उपजाऊ। अब समझिए, क्योंकि पत्थर और चट्टानों के कारण यहाँ की भूमि कम उपजाऊ होती है और कृषि के योग्य नहीं है। पत्थर और चट्टानें तो भाई कैसे कृषि हो जाएगी, आप ही बताइए। तो भावर क्षेत्र के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है। देखो भाई, ये भावर क्षेत्र है, इसके दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है, अभी आपको बताया ही था हमने, तराई क्षेत्र। ठीक है। और तराई क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, नमी युक्त दलदली क्षेत्र है। तराई क्षेत्र में कैसे कण का निक्षेप मिलता है, तो महीन कणों का। ठीक है ना। अब देखो यार, एक चीज़ तो आप समझ ही रहे होगे कि ऊपर की साइड हिमालय। ठीक। अब हिमालय से नदियाँ यहाँ से आएंगी तो यहाँ पे पहले तो बड़े बड़े कण आ जाएंगे, फिर यहाँ पे महीन कण आ जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो कृषि नहीं हो पाएगी ढंग से, लेकिन यहाँ पर तो कृषि हो जाएगी ना। और ये नमी युक्त है, तो इतना आप समझ लीजिए। ठीक। चलिए अब आगे समझते हैं। देखो भाई, तराई क्षेत्र में कैसे कण का निक्षेप, ये महीन कण। क्या तराई क्षेत्र में भूमि पे इस पे कृषि हो सकती है, ये उपजाऊ है। हाँ बिल्कुल उपजाऊ है। तराई क्षेत्र की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, तो गन्ना एवं धान है। ठीक। अब इसके बाद समझिए, देखो, वर्तमान में तराई क्षेत्र के अनेक जगहों पर जूट भी अच्छी तरह से होता है। ये वाली खेती भी अच्छी तरह से होती है। तराई क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जीव, इन दलदली क्षेत्रों में अनेक तरह के रेंगने वाले जीव तथा विषैले
कीट, अजगर और मगरमच्छ आदि के साथ अन्य जीव भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब समझिए आगे। देखो, बाबर एवं तराई क्षेत्र तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बीच में स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? गंगा का मैदान। ये आपको पहले ही बताया था। गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वो किसे कहा जाता है? तो गंगा के मैदान को कहा जाता है। ठीक है भाई। आप समझो इसके बारे में, मैदानी क्षेत्र के बारे में। जो गंगा का मैदान है यह एक विस्तृत, सामान्यतः समतल एवं उपजाऊ मैदान है। यह क्षेत्र गंगा, यमुना एवं उनके सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए काप, कीचड़ एवं बालू का निक्षेप से बना हुआ है। ठीक। अब इसके आगे समझते हैं। निक्षेपों की संरचना के आधार पर इस मैदान को कितने उपभागों में बांटा गया है? तो 2 उपभाग हैं। कौन कौन से? खादर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र। अब इसके बाद समझते हैं, नदी के पास वाले क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ आती रहती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो खादर क्षेत्र कहलाता है। खादर क्षेत्र के बारे में अच्छे से समझते हैं। देखो, लगभग हर वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की मृदा नवीनीकरण होता रहता है। इसी कारण इस प्रदेश उपजाऊ जो मिट्टी होती है ना, इस प्रदेश की मिट्टी उपजाऊ होती है क्योंकि नवीनीकरण होता रहता है ना। ठीक। और इसका जो निर्माण है ना वो नई जलोढ़ मृदा से हुआ है जिसकी ऊंचाई बांगर प्रदेश से कम होती है। अब देखो, जलोढ़ मृदा का अर्थ क्या है? जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया तथा कहीं अन्यत्र जमा किया गया हो, तो वो होता है। ठीक। नदी के दूर वाला क्षेत्र, इस प्रदेश में बाढ़ नहीं आती है तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बांगर क्षेत्र। इस प्रदेश में बाढ़ नहीं आती है जिसके कारण मिट्टी का नवीनीकरण ही नहीं हो पाता, रिन्यूअल नहीं हो पाती है ना मिट्टी, तो ये बांगर क्षेत्र है। ये प्रदेश मैदान के ऊंचाई वाले। अब देखो, सही बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप समझ ही लो कि जैसे नदी है, ठीक है भाई, तो नदी है, नदी के पास वाला क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, ठीक है, और नदी से अगर ऊंचा है कोई चीज, ये जगह ऊंची है तो यहाँ पे बाढ़ नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ये बाढ़ नहीं आ पाएगी तो मिट्टी का नवीनीकरण यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक। तो चलिए आगे समझते हैं हम। मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है? तो वो है पठारी क्षेत्र। ठीक है, दक्षिण की बात हो रही है तो पठारी क्षेत्र है। तो ये सबसे निचला वाला जो मैंने आपको बताया था, दक्षिण में पठारी क्षेत्र, इसे बुंदेलखंड का पठार भी कहा जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी विस्तार है। ठीक है। और अब इसके बाद है अगला, पठारी क्षेत्र का सामान्यतः ऊंचाई कितने किलोमीटर के आसपास है? तो वो है 300 मीटर के आसपास है। अच्छा, दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कैमूर और सोनाकर की पहाड़ी है। मिर्ज़ापुर सोनभद्र जिले के कुछ स्थान पर कैमूर और सोनकर की पहाड़ियाँ लगभग 600 मीटर तक ऊंची हैं। अब देखो भाई, यह क्षेत्र ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद जिले के गंगा के दक्षिणी भाग तथा वाराणसी जिले के चकिया तहसील तक फैला हुआ है। ठीक है। इस क्षेत्र की मुख्य नदियाँ चंबल, बेतवा, कैन, सोनटोन्स एवं चंबल, बेतव एवं कैन यमुना नदी की, जबकि सोन एवं टोन्स है ना वो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। अब इसके बाद समझो, यह कम वर्षा का क्षेत्र है एवं इसके ज़्यादा भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है जो कृषि हेतु कम उपजाऊ है। यहाँ की प्रमुख फसलें चना, सरसों, अरहर, ज्वार एवं गेहूँ हैं। ठीक है। बुंदेलखंड के पठार तथा विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस युग में हुआ है? तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। अब यहाँ से हमें ये दिमाग में आएगा, प्री कैम्ब्रियन काल क्या है भाई? तो समझो भाई, प्री कैम्ब्रियन काल या प्राक कैम्ब्रियन धरती के इतिहास में एक बहुत बड़ा कालखंड है। इसका विस्तार जो है ना वो 4600 मिलियन वर्ष पूर्व जब धरती का निर्माण हुआ था तभी से लेकर कैम्ब्रियन काल तक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलें। ठीक है भाई, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।